दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के निम्न जाति और मजदूर संघ आंदोलन। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइए निम्न जाति आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो सामान्य तथ्य है, निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी और वहीं पर इसका नेतृत्व ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम जिस निम्न जाति आंदोलन के बारे में जानेंगे वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको हम कवर करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में बम्बई में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा बम्बई में की गई थी। सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया और इनको महात्मा की पदवी दी जाती है। याद रखिएगा, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन जो है निम्न जात के आंदोलनों में प्रमुख रहा। 1872 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है गुलामगिरी। याद रखिएगा, गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है और 1873 में आप जानते हैं कि सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की। और इनकी एक अन्य पुस्तक भी है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। देखिए, सार्वजनिक सत्य धर्म ये जो है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई एक दूसरी पुस्तक है। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था तो इसको जान लीजिए। दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य जो था, ये जो ब्राह्मणों का आडंबर था, ब्राह्मणों द्वारा समाज में जो बाह्य आडंबर फैलाए गए थे, उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों और निम्न जातियों को बचाना था। ब्राह्मणों का आडंबर और धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। और इन्हीं के समर्थकों में एक ऐसा वर्ग था जिसने ब्राह्मणों और वैश्यों के विरोध में सबसे पहले बहुजन समाज के हितों की बात की। और आप जान लीजिए कि 1920 से 1930 में केशव राय जेठे और दिनकर राव ने समाज को पूना में नेतृत्व प्रदान किया और उनके नेतृत्व के कारण ही सत्यशोधक समाज अंग्रेजी राज्य और कांग्रेस दोनों के विरुद्ध हो गया। तो एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप सत्यशोधक समाज से जान लीजिए। दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, केशव राय जेठे और दिनकर राव। केशव राव जेठे और दिनकर राव ने 1920 से 1930 में इसको पूना में नेतृत्व दिया था। और वैसे तो सत्यशोधक समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, पूना में इसका नेतृत्व केशव राय जेठे और दिनकर राव ने किया था। और उनके नेतृत्व के कारण ही जो सत्यशोधक समाज था वो अंग्रेजी राज्य और कांग्रेस दोनों के विरोध में हो गया था। दूसरे महत्वपूर्ण संगठन पर आने से पहले जो निम्न जाति संगठन है, सबसे पहले आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न जाति या निचली जातियों के मसीहा के रूप में आए और इन्होंने आधुनिक भारत में जो निचले दर्जे की या अछूत कही जाने वाली जातियां थीं उनके लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया कि समाज में उनकी स्थिति को किस प्रकार से आगे किया जाए या ऊंचा किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्य जाति महार से संबंधित थे।
महार जाति से संबंधित थे और डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य किया था। उन्होंने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। मंदिरों में जाने के लिए, सभी के लिए जाने के लिए या प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया और उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भक्त हो गए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो स्थापित संगठन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया, आप जानते भी होंगे, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, फेडरेशन शब्द जहाँ पे आएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित है। 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और इससे ये भारतीय स्तर के नेता बन गए। इसके अलावा 1924 यानी 1924 में इन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस सभा की स्थापना बम्बई में 1924 में की गई थी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का शुभारंभ किया था। तो जान लीजिए, जो पत्र पत्रिकाएं थीं उस दौरान वो विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते थे और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में किया और 1927 में इन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए 1927 में एक अन्य संगठन समाज समता संघ की स्थापना भी की थी और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने एक पार्टी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और दोस्तों, दिसंबर 1927 में इन्होंने सार्वजनिक कुएं और तालाबों से पानी लेने के लिए अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह आरंभ किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1942 में, वर्ष याद रखिएगा 1942 यानी 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ, नोट कर लेता हूँ, अनुसूचित जाति परिसंघ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरेशन था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना की। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों और जो भेदभाव था उसको देखते हुए हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया। 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 में अपने विचारों के प्रसार के लिए मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का शुभारंभ किया और 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। श्रमिकों के हितों के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया और 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। हिंदू धर्म की बुराइयों के कारण अंत में इसका परित्याग करके इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है निम्न जाति आंदोलन में महात्मा गांधी को लेते हैं। महात्मा गांधी ने भी दोस्तों निचले वर्ग के लोगों के उत्थान और उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया था। उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगाया। वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मानवता का अपराध मानते थे और गांधी जी ने 1932 यानी 1932 में अछूतों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया था। 1932 में गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर के जन का नाम दिया था और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा
की गई थी, ये निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन का भी जो है प्रकाशन किया था। और दोस्तों 1932 में गांधी जी ने, आप देखिए 1932 में गांधी जी ने बम्बई में, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ थोड़ा सा अंतर है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। अंतर क्या है? अंतर ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी और गांधी जी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम आता है साहू जी महाराज का। साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज ने दोस्तों निम्न जातियों के उत्थान के लिए शासक वर्ग के सदस्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1920 के दशक में निम्न जातियों के उत्थान के लिए शासक वर्ग के एक सदस्य कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज जो है, ये कोल्हापुर के राजा थे। कोल्हापुर के ये राजा थे। इन्होंने निम्न जातियों के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सुधार किया था और इन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की थी। बताइए कितनी अग्रगामी सोच थी इनकी कि इन्होंने निचली जातियों के लिए अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की थी। और ब्राह्मणों की कर्मकांडी सत्ता को समाप्त करने के लिए इन्होंने कर्मकांडों में गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया। तो गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो कर्मकांड थे और जो भी हमारे समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज और कर्मकांड थे उस पर ब्राह्मणों का हक था, लेकिन साहू जी महाराज ने गैर ब्राह्मणों को भी इसमें प्रशिक्षित किया कि वो इन सब कार्यों को संपन्न करा सके। तो ये जो है अपने समय में 1920 के दशक में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सोच थी और व्यवस्था थी। और उत्तर प्रदेश में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय भी है और अमेठी जनपद जो है वो साहू जी महाराज के नाम पर नवनिर्मित किया गया था। अब वर्तमान में इसका नाम अमेठी है, लेकिन साहू जी महाराज नगर CSJM छत्रपति साहू जी महाराज नगर अमेठी का नाम रखा गया था। देखिए ये समाज सुधारक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में भी संस्थाएं और यहाँ तक कि एक जिले का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। न केवल दोस्तों उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी निम्न जाति आंदोलन चलाए गए थे। इसमें आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे उसमें अरब्बीपुरम आंदोलन, ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है। अरब्बीपुरम आंदोलन ये साउथ इंडिया में चलाया गया निम्न जाति आंदोलन था। तो अरब्बीपुरम आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु के बारे में आप जानते होंगे। नारायण गुरु ने अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया था। बताइए 1888 ईस्वी में केरल के महान धार्मिक समाज सुधारक नारायण गुरु ने 1888 में ये आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था। अरब्बीपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो ये नारायण गुरु का महत्वपूर्ण कथन था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, यानी इन्होंने मानव की एकता पर बल दिया। नारायण गुरु के शिष्य अयप्पन राजराजन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा है मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है। इसी तरह एक जस्टिस आंदोलन भी चला था। ये निम्न जाति आंदोलन था। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको जान लीजिए। जस्टिस आंदोलन तो ये
निम्न जातियों के उद्धार का आंदोलन था। 1916-17 में जस्टिस आंदोलन चलाया गया था और इसके प्रमुख नेता C.N. मुदलियार, याद रखिएगा, C.N. मुदलियार और T.M. नायर और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व P. त्यागराज। इन लोगों ने जस्टिस आंदोलन को जो है संचालित किया था। जस्टिस आंदोलन में बड़ी संख्या में धनवान जमींदार और व्यापारी शामिल थे, लेकिन ये आंदोलन ब्राह्मणों की सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति से ईर्ष्या करते थे। और जस्टिस आंदोलन के जो प्रमुख अग्रगण्य जो नेता थे, इन्होंने जस्टिस नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, जस्टिस आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में C.N. मुदलियार, T.M. नायर, P. त्यागराज थे। इन्होंने हर जगह पर ब्राह्मणों के नेतृत्व का विरोध किया था और इन्होंने जस्टिस नामक एक समाचार पत्र भी चलाया था। अब आइए आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है निम्न जाति के संबंध में। आत्मसम्मान आंदोलन, नाम से ही स्पष्ट है कि ये आत्मसम्मान के लिए किया गया आंदोलन था और इसके प्रमुख नेता कौन थे? E.V. रामास्वामी, याद रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर या इनको पेरियार भी कहा जाता है। दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन तो ये 1920 के दशक में चलाया गया था। कई सारे आंदोलन इसी समय चलाए गए। 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करना, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करना और इन्होंने मनुस्मृति, इस आंदोलन के लोगों ने मनुस्मृति जो प्राचीन हिंदू संहिता है, मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ये जो है जातीय धार्मिक भेदभाव पर आधारित है। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। पेरियार में तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसका शीर्षक सच्ची रामायण है। सच्ची रामायण। तो ये जान लीजिए, आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार के द्वारा चलाया गया था और इन्होंने मनुस्मृति को जलाया। और ये आंदोलन क्या था? इसमें बिना ब्राह्मणों की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया गया था। अब आइए एक और महत्वपूर्ण जो आंदोलन है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, डिप्रेस्ड क्लास, नोट कर लीजिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1906 में बम्बई में D.R. शिंदे के द्वारा की गई थी। बम्बई में D.R. शिंदे, और इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से जो निचले स्तर की जो जातियां थी, निम्न दर्जे की जातियां, उनके उत्थान के लिए कार्य किया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जान लेते हैं। वायकोम सत्याग्रह ये निम्न जाति आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सत्याग्रह 1924 ईस्वी में चलाया गया। केरल, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, यहाँ छुआछूत की परंपरा व्यापक रूप से फैली हुई थी। कई सुधारवादी और बुद्धिजीवी लोगों में, जिसमें नारायण गुरु, N. कुमारन और T.K. माधवन जैसे लोग शामिल थे, इसके खिलाफ लड़ते आ रहे थे। और वायकोम क्यों नाम पड़ा? तो त्रावणकोर जो है उस समय एक रियासत थी। त्रावणकोर के वायकोम गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 को हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। वायकोम सत्याग्रह पूरे देश में फैला और रामास्वामी नायकर ने मदुरै में एक जत्थे का नेतृत्व किया। 1925 में, याद रखिएगा, 1925 में गांधी जी भी वहाँ पर, कहाँ पर,
त्रावणकोर गए और वहाँ की रानी से बातचीत की। इसके बाद वहाँ की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गई, लेकिन प्रवेश जो है हरिजनों के लिए मंदिर में जो प्रवेश था वो वर्जित रहा था। देखिए क्या स्थिति थी हमारे प्राचीन समय में जो है जातीय उच्चता और निम्नता को लेकर, और कितनी जो है अमानवीय दशा थी। वायकुम सत्याग्रह हरिजनों को मंदिर में प्रवेश के लिए खोला, मंदिरों में प्रवेश के लिए जो है ये आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाया गया। केरल रियासत के त्रावणकोर में वायकोम गांव से इसका प्रारंभ हुआ था और कई विचारकों ने, नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन जैसे लोगों ने इस आंदोलन को जो है शुरू किया था। इस आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। इसी तरह एक और है, एक साउथ इंडिया का गुरुवायूर सत्याग्रह, इसको भी याद रखिएगा, गुरुवायूर सत्याग्रह। तो ये क्या था और कब चलाया गया? तो गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में संचालित किया गया था, 1931 में। के केलप्पन, देखिए के केलप्पन के उकसाने पर केरल कांग्रेस कमेटी ने 1931 में मंदिरों में प्रवेश के मुद्दे को, मंदिरों में जो निम्न जातियां थीं उनके प्रवेश के मुद्दे को फिर उठाया। 1 नवंबर 1931 को गुरुवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया और ये कार्य वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में होना था, लेकिन ये लोग मंदिर में घुसने नहीं पाए। मंदिर के कर्मचारियों ने इन पर हमला कर दिया, बहुत से लोग घायल हो गए और के पिल्लई और ए के गोपालन को बहुत अधिक चोटें आई थीं। और 21 दिसंबर 1932 को ये आंदोलन फिर शुरू किया गया। के केलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए और गांधी जी के ये आश्वासन देने पर वे खुद मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए व्यापक संघर्ष करेंगे। केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया। अंततः नवंबर 1936 में त्रावणकोर के राजा ने सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दिया था। तो याद रखिएगा 1936 में त्रावणकोर, जब ये आंदोलन बहुत अधिक फैल गया तो त्रावणकोर के राजा ने 1936 में मंदिरों के लिए हिंदुओं की सभी जातियों को इसको खोलने का आदेश दिया। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अथक परिश्रम किया और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और 1933-34 में गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए देशव्यापी दौरा किया। उनके इस प्रयास से मद्रास विधानसभा में छुआछूत विरोधी विधेयक पास किया गया। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में भी ऐसा ही विधेयक पास किया गया था। दोस्तों ये जो निम्न जाति आंदोलन थे, ये इन्होंने अपने को श्रेष्ठ जातियों के स्तर पर लाने का प्रयास किया इन सत्याग्रह और आंदोलनों के द्वारा, यानी निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाज, तरीके और परंपराओं को अपनाकर अपने स्तर को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न किया गया। और एम.एन. श्रीनिवास ने इसी अध्ययन पर, इसी विषय को उठाकर निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रहन सहन, विचार, खान पान, पहनावे आदि को जो अपनाए जाने की बात है, उनके टाइटल को अपनाए जाने की बात है, इसी को उन्होंने संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन का नाम दिया है। अब आइए मजदूर संघ आंदोलन जो है, इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मजदूर संघ आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मजदूर जो है, मजदूर संघ क्यों बने? तो जो फैक्ट्री में मिल मालिक थे उनके उत्पीड़न के खिलाफ, अपनी मांगों को मानने के लिए और मिल और कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से ये जो मजदूर संघ आंदोलन जो है बने और किए गए। श्रमिक प्राय अनपढ़ होते थे। पहले ट्रेड यूनियन का विचार नहीं आया, लेकिन जब बुद्धिजीवियों का प्रयास हुआ तो ट्रेड यूनियन का गठन हुआ और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो है भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। और इसमें बहुत जो है एक शुरू से लेकर आप जान लीजिए कि मजदूरों का जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। और आप जान लीजिए कि नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ, जो सदस्यता शुल्क के साथ जो पहला फर्स्ट मजदूर संघ या श्रमिक संघ कौन सा था, इसको आपको जानना जरूरी है। ये था मद्रास श्रमिक संघ।
मद्रास श्रमिक संघ ये पहला व्यवस्थित श्रमिकों का संगठन था। इसकी स्थापना वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और 1918 में इसकी स्थापना 1918 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी, मद्रास श्रमिक संघ की। और ये कपड़ा उद्योग से संबंधित था और यही भारत का पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन माना जाता है। और इसी तरह आप जान लीजिए कि 1918 यानी 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, कपड़ा में मजदूरों के लिए आंदोलन करने के लिए टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1918 में गांधी जी के द्वारा। और ये उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था और यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है। कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी ने स्पष्ट किया कि ट्रस्टीशिप का अर्थ ये है कि पूंजीपति मालिक नहीं है, इसका मालिक वह है जिसके हितों की रक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी वास्तविक मालिक मजदूर हैं। बिना मजदूरों के केवल मशीनों से कोई भी जो कार्य है कारखाना नहीं चल सकता है। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना थी। तो आइए जानते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये मजदूर संघ के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यूनियन रहा है। इसको शार्ट में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1920 में MN जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में कहाँ पर, बम्बई में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, लाला लाजपत राय थे। और इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री दीवान चमनलाल थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और दोस्तों आप जान लीजिए दीवान चमनलाल जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो महामंत्री थे। देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म 107 ट्रेड यूनियन के मिलने से हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 107 ट्रेड यूनियन जब आपस में मिली तब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारत में भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया था। NM जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए थे और इसका पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ, जब रणदिवे और देशपांडे ने 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया और 1934 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपस में मिल गए और 1938 में इसमें ITUF भी मिल गई और 1938 में इनका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई थी और 1938 में जो विभिन्न संगठन थे इससे इसके घटक उनका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और आप जान लीजिए कि 1922 के बाद मजदूर वर्ग आंदोलन में शिथिलता आई, लेकिन वामपंथ के आविर्भाव के कारण 1925 के बाद मजदूर वर्ग की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। 1925 में, याद रखिएगा, 1925 में कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में प्रांतीय स्तर पर मजदूर किसान पार्टी बनी। तो ये केवल मजदूर और किसानों को जोड़कर एक पार्टी बनाई गई, मजदूर किसान पार्टी। और
प्रांतीय दलों ने मिलकर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था और इसके प्रथम अधिवेशन सोहनलाल जोशी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। 1928 में बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी। भारत की सबसे पहली, सबसे व्यापक हड़ताल, सबसे बड़ी हड़ताल जिसको कहा जाए, ये 1928 में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने किया था। और इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? लगभग 1.5 लाख लोग जो है बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल में शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूर गतिविधियां कुछ हद तक रुकी, लेकिन 1945 के बाद इनकी गतिविधियां तेज हुई। कांग्रेस के राष्ट्रवादियों ने 1947 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद एक दूसरे संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1947 में। प्रारंभिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था और इसके बाद 1947 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल और वी गिरी ने मई 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है गठन किया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस समाजवादियों ने 1948 में हिंद मजदूर सभा का गठन किया था। यहीं पर नोट करिए, याद भी कर लीजिएगा, हिंद मजदूर सभा का गठन 1948 में किसने? समाजवादियों के द्वारा किया गया। और हिंद मजदूर सभा से अलग होकर प्रोफेसर केपी शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों कि 1922 में वी गिरी ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना की थी रेलवे के लिए। और एम.एन. राय और जमनालाल मेहता ने 1941 ईस्वी में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की थी। और ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 2 अधिनियम पारित किए थे। एक तो था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। तो ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 2 अधिनियम पारित किए थे। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में मजदूरों को हड़ताल करने की कानूनी मान्यता मिल गई थी, याद रखिएगा। और मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जबकि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के अंतर्गत दूसरों के समर्थन में की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अति आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, पानी, रेलवे आदि में हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक निम्न जाति और मजदूर संघ आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारी को कवर किया। ये जो सभी तथ्य हैं और जो इसकी अवधारणाएं हैं वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।